हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले आज आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल साबित हो। आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल आपको 2026 में मिले। आप 2026 में नई ऊंचाइयों को छुए। आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ये मेरी कामना है भगवान से। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहने वाली है क्लास 12th पे। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है आज की क्लास, क्योंकि जो पिछले एग्जाम्स के पैटर्न यदि आप देखो, चाहे वो वीडियो का देखो, चाहे आप पटवारी का देखो, या फिर आप रीट के पुराने पेपर देखो, आपको 12th क्लास से एक या दो सवाल आपको 100% मिलते हैं। 5 सवालों में से कम एक सवाल तो आपको मिलेगा ही। और अच्छे चांसेस हैं कि आपको 2 सवाल भी मिल जाएं। तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। और जो बेसिक पार्ट है उसके अलावा मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन नए क्वेश्चन भी बनाए हैं, जो मुझे लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसक्यूएल का जिस हिसाब से सवाल आया था आपके पिछली बार, तो दूसरे टॉपिकों से भी आपको सवाल आ सकते हैं। तो उन टॉपिक को मैंने टच किया है, बस आपको सामान्य जानकारी आपको दी है कि मान लो उस टॉपिक से सवाल आ जाए आसान सा, तो वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नेटवर्क की सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी मानी जाती है? नेटवर्क की सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी मानी जाती है? बताओ। देखिए, आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से आंसर देना है कि आप लोग खुद से कितने सवालों के आंसर दे पाते हो। आपको ये बताना है कि सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो गया मैश टोपोलॉजी। अब देखो, टोपोलॉजी टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट। लेआउट या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, नक्शा। नक्शे का ये मतलब है कि कंप्यूटर आपस में किस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे, है ना। किस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे उसे क्या बोलते हैं, नक्शा बोलते हैं। मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, और उस क्लास में 50 ही बच्चे आए, और ऐसा हो सकता है कि 50 बच्चे एक साइड बैठ जाए, तो वो उनका क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी हो गया, उनकी लेआउट हो गया कि 50 बच्चे इधर बैठे हैं। ऐसा हो सकता है कि 50 बच्चे सारे के सारे पीछे बैठ जाए, आगे की सीट खाली रह जाए, तो उसका क्या हो गया, वो उसकी टोपोलॉजी होगी। तो सबसे सिक्योर टोपोलॉजी का मतलब, सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है। मान लो मैं सुरक्षित की जगह कर दूं यहाँ पे कि सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है। सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है, तब भी आंसर क्या होगा उस केस में भी, आपकी मेश टोपोलॉजी। अब देखो, मेश टोपोलॉजी में क्या रहा है, जो कंप्यूटर है आपस में इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। मान लो ये 4 कंप्यूटर है, तो ये चारों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहेंगे ना। हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा। ये वाला कंप्यूटर इससे जुड़ा रहेगा, ये इससे जुड़ा रहेगा, ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी। ये सबसे सुरक्षित है, क्योंकि इन दोनों कंप्यूटर को यदि कोई भी डेटा भेजना है, तो उनके बीच में कोई तीसरा डिवाइस नहीं है, तो इस डेटा को क्या जाएगा, एक तरीके से ये सुरक्षित डेटा माना जाता है। अगला सवाल, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस कौन सा होता है? स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय, केंद्रीय का मतलब होता है बीच का डिवाइस। बीच का डिवाइस कौन सा होता है, बताओ। देखिए, वो होता है हब और स्विच। देखो, स्टार टोपोलॉजी ऐसी रहती है कि बीच में एक केंद्रीय डिवाइस रहेगी, ठीक है। इस डिवाइस से बाकी सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए रहेंगे, तो ये एक तरीके से स्टार बन गया ना। स्टार का मतलब तारा होता है ना, ये एक तरीके से स्टार बन जाएगा। मान लो मेरे पास 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। मान लो एक वाले कंप्यूटर को कुछ डेटा भेजना है 4 को, तो क्या करेगा, एक पहले डेटा भेजेगा केंद्रीय डिवाइस को, केंद्रीय डिवाइस फिर डेटा किसको भेजेगा, 4 को। तो अपन केंद्रीय डिवाइस के रूप में किस किस को काम में ले सकते हैं, एक तो हब को काम में ले सकते हैं, दूसरा स्विच को काम में ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। अगला सवाल, मेक एड्रेस कितने बिट का होता है? मेक एड्रेस कितने बिट का होता है, बताओ। देखिए, मेक एड्रेस कितने बिट का होता है? मेक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। सबसे पहली चीज, मेक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सिस कंट्रोल। मीडिया एक्सिस कंट्रोल एड्रेस बोला जाता है। दूसरी चीज, मेक एड्रेस है वो स्थायी एड्रेस होता है। क्या होता है, स्थायी एड्रेस होता है, जो कि कभी नहीं बदलता है। मान लो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसका जो मेक एड्रेस रहेगा, उसका जीवन भर वही एड्रेस रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। तीसरी चीज, ये मेक एड्रेस कहाँ पे पाया जाता है, ये एनआईसी कार्ड पे मिलता है। एनआईसी कार्ड की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। और ये कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। इसकी जो 48 बिट होती है वो ऐसे होती है, 24 और 24। ये 24 बिट है वो निर्माता कंपनी की होती है, फिर ये बाकी की 24 बिट है, ये सीरियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सीरियल नंबर। आपको ये बताना है, सवाल है, कमेंट बॉक्स में ये करना है कि जो आईपी एड्रेस होता है, ये स्थायी एड्रेस है या फिर अस्थायी है या फिर स्थायी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। एक चीज और, कमेंट आप लोग बहुत कम कर रहे हो ना, हाँ, और ये आपकी जिम्मेदारी है।
आप कमेंट करोगे तभी तो मेरा को पता चलेगा कि क्लास अपनी सही जा रही है फिर नहीं जा रही। तो आप 2 सेकंड लगते हैं ना, आप कमेंट कर सकते हो कि क्लास अच्छी जा रही है फिर नहीं जा रही है ना। आपको ये बताना है कि आईपी एड्रेस स्थायी है या अस्थायी है, जबकि आपको मैंने बता दिया कि मैक एड्रेस क्या है, एक प्रकार का स्थायी एड्रेस है। अगला सवाल, डेटा संचार किसे कहते हैं? डेटा संचार, संचार का मतलब होता है आदान प्रदान, संचार का मतलब होता है आदान। डेटा संचार किसे कहते हैं? डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है? डेटा संचार कहलाता है। अगला सवाल, डेटा संचार में कितने कंपोनेंट होते हैं? डेटा संचार में कितने कंपोनेंट होते हैं ये आपको बताना है कि कोई भी डेटा संचार में कितने कंपोनेंट होंगे। डेटा संचार में कितने कंपोनेंट होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं। देखो देखो, डेटा संचार का मतलब यह है कि कोई भी 2 डिवाइस है ना, चाहे वो 2 फोन हो सकते हैं या फिर 2 कंप्यूटर हो सकते हैं या फिर 1 फोन या फिर 1 कंप्यूटर हो सकता है, और एक फोन दूसरे फोन को डेटा भेज रहा है, उसे क्या बोलते हैं? डेटा संचार बोलते हैं। तो अपन को डेटा संचार करने के लिए कम से कम 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। देखो, पहला, जो डेटा भेजेगा उसे बोलते हैं सेंडर, उसे क्या बोला जाता है? यह है प्रेषक। कोई ना कोई तो डेटा भेजने वाला होना चाहिए, तो उसे क्या बोला जाता है? सेंडर। एक होगा जो डेटा को प्राप्त करेगा, उसको बोलते हैं रिसीवर, उसे क्या बोलते हैं? रिसीवर, या फिर इसका दूसरा नाम है प्राप्तकर्ता। ठीक है, इन दोनों डिवाइसों को जोड़ने के लिए अपन को कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ये माध्यम है, इसे बोला जाता है ट्रांसमिशन माध्यम। इसे क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन। चौथी चीज, देखो ये पहला कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये मेरे पास तीसरा कंपोनेंट। चौथा, ये डिवाइस इसको कुछ डेटा भेजेगी, ये डेटा भेजेगी, इस डेटा को मैसेज बोला जाता है, इस डेटा को मैसेज बोला। ये हो गया चौथा कंपोनेंट। और डेटा संचार के लिए अपन कुछ नियमों की पालना करते हैं, कुछ नियम बने रहेंगे, उन नियमों के अंदर ही अपन क्या करेंगे? डेटा का संचार करेंगे, जैसे नियम 2, नियम 3, और इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। डेटा संचार के लिए आपके पास 5 कंपोनेंट है। ये पांचों कंपोनेंट के आपको नाम भी याद रखने हैं कौन कौन से हैं। एक होता है सेंडर जो डेटा भेजेगा, एक होता है रिसीवर जो डेटा प्राप्त करेगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए अपन ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग करते हैं। ये तीसरा कंपोनेंट, जो डेटा भेजेगा उसे मैसेज बोला जाता है, और कुछ नियमों की पालना करनी पड़ती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोला जाता है। अगला सवाल, निम्न में से डेटा संचार, निम्न में से डेटा संचार का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेटा संचार का प्रकार नहीं है। 3 इसमें से प्रकार हैं और 1 प्रकार नहीं है। आपको ये बताना है कि डेटा संचार का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया फुल सिंप्लेक्स। देखो, पहला होता है सिंप्लेक्स संचार। सिंप्लेक्स संचार में ये होगा कि आपके पास एक भेजने वाला रहेगा और एक प्राप्त करने वाला रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक ही दिशा में डेटा जाएगा, ये हमेशा डेटा को भेजेगा और ये हमेशा डेटा को प्राप्त करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये डेटा को प्राप्त करेगा और ये डेटा को भेजेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसे कौन सा संचार बोलते हैं? उसे सिंप्लेक्स संचार बोलते हैं। इसका उदाहरण है जैसे रेडियो। रेडियो में जो संचार होता है, अपने पास रेडियो लाते हैं और रेडियो से अपने पास सिग्नल आते रहते हैं और रेडियो को अपन सुनते रहते हैं। दूसरा एग्जांपल है इसका टीवी। हाँ, टीवी पे अपन जो भी एंटीना और जो भी लगाते हैं, छतरी लगाते हैं, डिस्क वगैरह लगाते हैं, उससे क्या होता है? सिग्नल आते रहते हैं और अपन टीवी के अंदर देखते रहते हैं, है ना। इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि दोनों डिवाइस डेटा भेज सकती है और दोनों डिवाइस डेटा प्राप्त कर सकती है, लेकिन एक समय में एक ही डिवाइस डेटा भेजेगी और दूसरी डिवाइस डेटा प्राप्त करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय में दोनों डिवाइस ना तो डेटा भेज सकती है ना डेटा प्राप्त कर सकती है। तो इसका उदाहरण है, आपने वोकी टोकी देखा है जो पुलिस और आर्मी के यूज करते हैं, वोकी टोकी, ये इसका। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ऐसा होगा कि दोनों डिवाइस डेटा भेजेगी और दोनों डिवाइस डेटा प्राप्त करेगी, लेकिन एक साथ दोनों डिवाइस डेटा भेज भी सकती है और दोनों डिवाइस डेटा प्राप्त भी कर सकती है। जैसे इसमें अपन मोबाइल हो गया आजकल, है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। आपको ये याद रखना है कि डेटा संचार 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होगा? एक डिवाइस हमेशा डेटा भेजेगी, दूसरी डिवाइस हमेशा डेटा प्राप्त करेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये डिवाइस डेटा प्राप्त करेगी और ये डिवाइस डेटा भेजेगी। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों डिवाइस डेटा भेज सकती है, लेकिन एक समय में एक डिवाइस डेटा भेजेगी। फुल डुप्लेक्स में दोनों डिवाइस डेटा भेज सकती है, डेटा प्राप्त कर सकती है और दोनों एक समय ही डेटा भेज भी सकती है और प्राप्त भी कर सकती है। अगला सवाल, स्विचिंग किसे कहते हैं? बताओ, देखिए स्विचिंग किसे कहते हैं? स्विचिंग किसे कहते हैं? देखो, डेटा को सही रास्ते से भेजने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्विचिंग। मान लो आपके पास 2 डिवाइस हैं और कोई भी आप डेटा भेज रहे हो, ये डेटा कौन से रास्ते से होके जाएगा, है ना, कौन से रास्ते से होके जाएगा और किस प्रकार से जाएगा, ये अपन को किस में पता चलता है? ये अपन को स्विचिंग में पता चलता है। ये होती है स्विचिंग की डेटा कौन से रास्ते से जा रहा है और डेटा किस प्रकार जा रहा है, उसे स्विचिंग बोला जाता है।
अगला सवाल, स्विचिंग के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, बताओ देखिए। स्विचिंग के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। एक और होती है मैसेज स्विचिंग, जो कि आजकल यूज नहीं होती ज्यादा। आपकी बुक्स में दो ही दे रखा है, एक है मैसेज। देखो, दो तरह की स्विचिंग होती है, एक होती है सर्किट स्विचिंग और दूसरी होती है पैकेट स्विचिंग। एक खास बात और, इंटरनेट कौन सी स्विचिंग काम में लेता है? इंटरनेट के लिए अपन कौन सी स्विचिंग काम में लेते हैं? पैकेट स्विचिंग में काम में लेते हैं। अब देखो, सर्किट स्विचिंग में ऐसा होगा कि जो पूरा का पूरा मैसेज है, पूरा का पूरा जो डेटा है, उसके लिए अपन को रास्ता पहले से पता होगा। ये जो रास्ता है वो पहले से पता होगा और इस मैसेज को इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, पैकेट स्विचिंग में यह रहता है कि पूरा का पूरा पैकेट है वो छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है ना, और प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? प्रत्येक भाग को पैकेट बोला जाता है। अब हर पैकेट की अपनी मर्जी है कि वो कौन से रास्ते से रिसीवर तक पहुंचे। हो सकता है कि सारे सेम रास्ते ले, या फिर हो सकता है कि सारे जितने भी पैकेट हैं वो सारे के सारे अलग अलग रास्ता ले। उसे क्या बोला जाता है? पैकेट स्विचिंग बोला। तो आपको ये याद रखना है कि स्विचिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। मान लो आपको मिल भी जाए मैसेज स्विचिंग, तो एक प्रकार की मैसेज स्विचिंग है जो आजकल लगभग बंद सी हो गई है। अगला सवाल देखो, ये है ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर है। पहले ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है। देखो, ये जो क्लेडिंग बनी रहती है ना, ये क्लेडिंग किसकी बनी रहती है? ग्लास की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? ग्लास की बनी रहती है। और ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा है वो प्रकाश के रूप में संचरित होता है, प्रकाश के रूप में संचरित होता है। और ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो देखो, जो क्लेडिंग रहती है वो किसकी बनी रहती है? ग्लास की। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये डायग्राम लिया है आपको ये बताने के लिए। और दूसरे बाद में देखो, ये जैकेट है, बाहर का जैकेट है, ये जनरली पीवीसी का बना रहता है, पीवीसी का बना रहता है। अगला सवाल, अब ये देखो, मोबाइल दूरसंचार प्रौद्योगिकी। हाँ, आजकल हर बंदा मोबाइल यूज में ले रहा है। तो आपने देखा होगा, जो अपने टावर की लाइन रहती है फोन में, ये फोन है, फोन के ऊपर में ऐसे टावर की लाइन रहती है ना, ऐसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे 4G लिखा है या फिर 5G लिखा है ना। ये आपके नेटवर्क को बताता है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज में कर रहे हो, 4G नेटवर्क उपयोग में ले रहे हो या फिर 5G नेटवर्क उपयोग में ले रहे हो। तो अभी तक अपन का जो भी है नेटवर्क कौन सा है? 5G आ गया है। 5G से अभी 6G नहीं आया है, अभी अपने पास 5G ही अवेलेबल है। अब देखो, जो सबसे पहले नेटवर्क आए थे जी, और यहाँ पे जी का मतलब होता है जनरेशन। जी का मतलब क्या है? जनरेशन। कि कौन सी जनरेशन का अपन दूरसंचार काम में ले रहे हैं। जनरेशन का मतलब होता है पीडी। जो 1G आया था उसमें एक ही सुविधा थी, वॉइस कॉल। आप सिर्फ बात कर सकते थे, और जो वॉइस कॉल होती थी वो एनालॉग सिग्नल यूज में लेते थे। कौन से सिग्नल? एनालॉग यूज। वॉइस के लिए अपन एनालॉग सिग्नलों को काम में लेते थे। तो एनालॉग सिग्नल का एक नुकसान ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बाहर की नॉइस बहुत ज़्यादा आती थी। यदि कोई दो जने बात कर रहे हैं, पहले के समय में टेलीफोन से बात करते थे, तो जो बाहर की नॉइस है वो भी बहुत ज़्यादा आती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि अपन सही तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे थे। ये थी 1G में, ये 1982 में आई थी। उसके बाद में आया था 2G। 2G में क्या था, जो वॉइस थी वो किस तरह की होगी? डिजिटल वॉइस होगी, मतलब आपकी आवाज़ अब क्या होगी? साफ सुनाई देने लगी। उसके बाद में आपको SMS और MMS की सुविधा भी मिलने लगी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि SMS की फुल फॉर्म क्या है और MMS की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद में अगला देखो, फिर आया अपने पास 3G। 3G में ये सारी सुविधाएं थी 2G वाली, प्लस उसमें आपको एक इंटरनेट मिल गया। ये 2001 में शुरू हुई थी। फिर आया था 4G, जिसमें वीडियो कॉलिंग मिल गई। ये सारी सुविधाएं थी 3G वाली, प्लस आपको वीडियो कॉलिंग मिल गई, और जो स्पीड थी इंटरनेट की वो ज़्यादा हो गई। फिर आया था 5G। 5G में ये सारी चीज़ें थी, स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई आपकी। और उसके बाद में IoT। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये मतलब है कि आप कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से अपने फ़ोन में जोड़ के उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, उसे बोलते हैं IoT। फिर इसमें M2M हुआ। M2M का मतलब है मशीन टू मशीन संचार। दो मशीनों के बीच संचार हो रहा है और इंसान का उसमें कोई भी योगदान नहीं है, उसे बोला जाता है M2M। ये आपकी बुक में एक था, तो मैंने सोचा इसको समरी के रूप में आपको बना दिया जाए। अगला सवाल, HTTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सवाल है, HTTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, HTTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? HTTP का उपयोग किया जाता है वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए। वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो, सबसे पहले HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरी चीज, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए अपन HTTP के साथ साथ
HTTPS का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पे S का मतलब है सिक्योर, S का मतलब क्या है यहाँ पे सिक्योर। HTTPS ज़्यादा सिक्योर कनेक्शन है, ज़्यादा बेहतर सुरक्षा देता है आपको HTTPS। उसके बाद में ये बताओ कि जो वेब पेज है, वेब पेज बनाने के लिए अपन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? वेब पेज बनाने के लिए अपन HTML भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML किसने बनाई थी? ये बनाई थी टिम बर्नर ली ने। किसने बनाई थी? टिम बर्नर ली ने। और इसमें टेक्स्ट का यूज होता है। आपको ये याद रखना है कि HTTP का उपयोग किस लिए होता है? वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए भी होता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है HTTPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उसका भी सेम आंसर होगा, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए। अगला, PPP का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है PPP का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखो, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से ये मतलब है कि दो डिवाइसों के बीच एक सीधा समर्पित पाथ होगा, है ना। ये दो डिवाइस है मेरे पास, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन होगा ना, समर्पित पाथ होगा, और इस रास्ते को कोई दूसरा आदमी उपयोग में नहीं लेता, उसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला सवाल, P2P, सॉरी हाँ, PPP का मुख्य उपयोग क्या है? आपको ये बताना है कि इसका मुख्य उपयोग क्या है, इसको कहाँ पे अपन यूज में लेते हैं। बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका उपयोग है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्थापित करने के लिए PPP का अपन उपयोग लेते हैं। अगला सवाल ये देखो, ये मैंने वायरलेस संचार, अभी जैसे मैंने डेटा कम्युनिकेशन बताया था, तो ये दो डिवाइस हैं, इनको जोड़ने के लिए अपन को ट्रांसमिशन माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसमिशन माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो केबल से जुड़े रहते हैं, और वो भी तीन प्रकार के होते हैं ना। देखो, ट्रांसमिशन माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक जो केबल से जुड़े हुए रहेंगे, जिन्हें अपन वायर्ड बोलते हैं, और दूसरे वो जो वायरलेस होंगे ना, तो वायरलेस होंगे। अब देखो, केबल में भी तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो सबसे अच्छी होती है। उसमें जो डेटा जाता है वो प्रकाश के रूप में जाता है, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। और वायरलेस में है, वायरलेस के भी तीन तरीके हैं। कौन कौन से हैं? देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। इनको अवरक्त तरंगें बोलते हैं। तो ये डायग्राम इसलिए लिया है कि बहुत बार आपको स्पेक्ट्रम पूछ लिया जाता है कि रेडियो वेव कहाँ से लेके कहाँ तक होगी। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक कौन सी होगी? रेडियो तरंगें होगी। 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक आपकी माइक्रोवेव तरंगें होगी। और उसके बाद में 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 413 हर्ट्ज तक कौन सी होगी? अवरक्त तरंगें होगी। अब देखो, यदि जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट में कौन सी तरंगें उपयोग में हो रही है? अवरक्त तरंगें उपयोग में हो रही है ना। उसके बाद में देखो, हाँ, माइक्रोवेव तरंगें, इनकी ये बात है कि सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। उसके बाद में देखो, रेडियो तरंगें हैं, वो हर दिशा में चल सकती है ना, हर दिशा में चलती है। ये साइंस की दृष्टि से भी आपके इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार देखना और इसको याद करना। 3-4 फ्रिक्वेंसी आपको याद करनी है, जैसे 3 किलो से लेकर के 1 गीगाहर्ट्ज, फिर 300 गीगाहर्ट्ज, फिर 413 हर्ट्ज, आपको याद करना है। अगला सवाल, मेलवेयर शब्द का पूरा नाम क्या है? बताओ, देखें मेलवेयर शब्द का पूरा नाम क्या है? मेलवेयर शब्द का पूरा नाम क्या है? मेलवेयर शब्द का पूरा नाम है मिलीशियस सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? मिलीशियस सॉफ्टवेयर। अगला, निम्न में से मेलवेयर का प्रकार है। आपको ये बताना है कि कौन कौन से इनमें से मेलवेयर हैं या फिर कौन से मेलवेयर नहीं है, कौन सा प्रकार है। देखो, वायरस मेलवेयर का एक प्रकार होता है, वर्म्स भी मेलवेयर का एक प्रकार है, रैंसमवेयर, रैंसमवेयर भी एक मेलवेयर का प्रकार है, ट्रोजन्स भी मेलवेयर का प्रकार होता है, स्पाईवेयर भी मेलवेयर का प्रकार है। तो ये सारे के सारे क्या है? एक मेलवेयर के प्रकार है। आपको याद रखना है कि मेलवेयर के प्रकार में कौन कौन से आते हैं। ये पांचों मेलवेयर के प्रकार है। अगला सवाल, कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था? कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था? कल अपन ने वायरस की फुल फॉर्म देखी थी, कितने लोगों को याद है? एक बार रिवाइज करना है ना मन ही मन में कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। सवाल यह है कि कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था? कंप्यूटर वायरस शब्द दिया था फ्रेड कोहेन ने। कब, किसने दिया था? फ्रेड कोहेन ने। कब दिया था? 1985 में दिया था। ठीक है, अब एक आपके लिए सवाल है कि पहला वायरस कौन सा था? पहला वायरस, पहला वायरस का नाम आपको बताना है। आपको आगे की स्लाइड में मिल जाएगा उसका नाम क्या है, लेकिन अभी आपको याद है तो कमेंट में लिखना है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वायरस है? इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से कौन सा वायरस है? देखो, जब पिछली बार आपका रीट का पेपर था तो उसमें वर्म्स के बारे में पूछा गया था कि आपको बताना था, चार नाम दे रखे थे कि आपको पूछा था कि निम्न में से कौन सा वर्म है।
उसी तरीके से वायरस के बहुत सारे प्रकार हैं, आपकी बुक्स में दे रखे हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से वायरस के प्रकार हैं, ये सारे के सारे वायरस के प्रकार हैं। देखो, एक होता है क्रिप्टोलोकर, ये वायरस का प्रकार है। एक आई लव यू है, एक है माईडूम, एक है सेसर, ये है नेट शाई, ये भी वायरस का प्रकार है। एक है स्लैम्बर, एक है आपके पास स्टेक्स नेट। तो सारे के सारे किसके हैं, वायरस के प्रकार हैं। ये सातों के सातों की आपको कोशिश करनी है कि नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये सातों आपकी बुक्स में दे रखे हैं, है ना। जो पिछली बार आया था आपके पास सवाल आया था वॉर्म्स वाला, हाँ, वो एज इट इज एग्जाम्पल आपकी बुक्स से ही उठाया गया था। तो आपको सातों नाम याद रखने हैं। अगला सवाल, वॉर्म्स किस प्रकार का मेलवेयर है। वॉर्म्स है वो किस प्रकार का मेलवेयर है, हार्डवेयर आधारित है, डेटा सुरक्षित करने वाला है, केवल विज्ञापन दिखाने वाला है, सेल्फ रेप्लिकेटर। क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटर। सेल्फ रेप्लिकेटर का मतलब क्या होता है, मान लो अब मेरे पास ऐसी ताकत आ जाए कि मैं खुद की कॉपी बना लूँ, ना एज इट इज मेरी कॉपी में यदि बना लूँ तो उसे सेल्फ रेप्लिकेटा बोला जाता है। और वॉर्म्स के पास ये ताकत रहती है कि वो, मान लो ये वॉर्म्स है, तो ये अपनी कॉपी एज इट इज हुबू अपने जैसा एक और वॉर्म्स बना लेगा, इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटा बोला जाता है। तो इसी के कारण ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है ना। और दूसरी चीज ये, वॉर्म्स को होस्ट फाइल की जरूरत नहीं रहती है ना, किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं रहती, ये बिना होस्ट के काम करता है। जैसे यदि आप वायरस की बात करो तो वायरस को होस्ट फाइल की जरूरत रहती है। वायरस को रहने के लिए या तो आपके पास कोई ना कोई फाइल होनी चाहिए या फिर कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें वायरस रह सके। और फिर वायरस फैलता कैसे है, मान लो जिस फाइल में वायरस है उस फाइल को यदि आपने छेड़ लिया या फिर उसको कॉपी कर लिया किसी दूसरे कंप्यूटर में, तब जाके वायरस फैलता है। जबकि वॉर्म्स की क्या विशेषता है, ये अपनी जैसी कॉपी खुद बना लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल, रैनसमवेयर क्या है, बताना है आपको कि रैनसमवेयर क्या है, क्या होता है रैनसमवेयर, क्या काम करता है। रैनसमवेयर क्या करता है, डेटा को फिरौती मांगने वाला मेलवेयर है। देखो, रैनसमवेयर का, रैनसम का मतलब ही क्या होता है, फिरौती होता है। क्या होता है, फिरौती। देखो, रैनसमवेयर कैसे काम करता है, ये आपके कंप्यूटर में आ गया या फिर आपके मान लो फोन में आ गया, तो आपके जितने भी फोल्डर है उन सबको लॉक कर देगा। दो तरीके से काम करता है, पहला कि आपके सारे फोल्डर को लॉक कर देगा, फिर आप वो फोल्डर खोलने के लिए आपको बोलेगा, यदि आपको फोल्डर करना है, खोलना है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मान लो आपने 500 रुपये दिए, तब जाके आपको फोल्डर खोलने की अनुमति मिलेगी। दूसरी चीज, ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने का ये मतलब है कि कोई भी आपकी फाइल और फोल्डर है उसको किसी दूसरी भाषा में बदल देगा, उस भाषा में बदल देगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। ये दो तरीके से काम करता है, एक तो डेटा को लॉक कर सकता है या फिर डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है, उसके बदले में आपको फिरौती मांगी जाती है। अगला सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब बताओ, देखिए कितने लोग इस सवाल को बता सकते हैं। देखो, वानाक्रई क्या है, वानाक्रई क्या है, एक प्रकार का रेंसमवेयर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वानाक्रई। वानाक्रई 2017 में आया था, 2017 में आया था, और इसने लगभग 150 देशों में अपना आतंक मचाया। ठीक है, ये क्या करता था, ये डेटा को इनक्रिप्ट करता था, डेटा को क्या करता था, इनक्रिप्ट करता था। और उसके बाद में इनक्रिप्ट करने के बाद इसमें ये क्या करता था, फिरौती मांगता था। फिरौती किस में मांगता था, फिरौती बिटकॉइन में मांगता था, किसमें, बिटकॉइन में, बिटकॉइन में ये फिरौती मांगता। और यूरोप के लगभग जितने भी सारे देशों में इसने आतंक मचा दिया था। जो सबसे प्रभावित देश था वो उस समय इंग्लैंड था। ठीक है, अब देखो, बिटकॉइन एक क्रिप्टोग्राफी है, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, अपन ने पहले पढ़ रखी, वो है ब्लॉकचेन। ये किस पे आधारित है, ब्लॉकचेन पर। दूसरा, इसमें विकेंद्रीकृत, ये विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत का ये मतलब है इसका डेटा एक जगह पे नहीं रहता है, बहुत सारी अलग अलग डिवाइसों पे फैला रहता है, इसे बोलते हैं बिटकॉइन। आपका बिटकॉइन पे सवाल आ रखा है, ये दोनों सवाल आ रखा है ना। बिटकॉइन कब आया था, 2002 में आया। अब देखो, ये जो वानाक्रय आया था रैंसमवेयर, उस समय जो भी विंडोज थे ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उसमें एक कमजोरी थी जिसके कारण ये आया था ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमजोरी थी, इथरनल, इथरनल ब्लू नाम की एक कमजोरी थी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। उस कमजोरी का ये फायदा उठा के रैंसमवेयर आ गया था मार्केट में, और इसने लगभग 150 देशों में अपना आतंक मचाया था। और जो फिरौती मांगता था वो किस में मांगता था, बिटकॉइन। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टोग्राफी है ना। ये आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है अभी तक का।
कि वानाक्रई क्या है, रैंसमवेयर। आपको इनमें से भी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है पूछने के, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। अगला सवाल, ट्रोजन्स कैसे फैलता है? सवाल ये है कि ट्रोजन कैसे फैलता है? अपने आप नेटवर्क से, होस्ट फाइल से, यूजर द्वारा डाउनलोड करने से, हार्डवेयर से। किसके द्वारा फैलता है? यूजर के द्वारा डाउनलोड और इंस्टॉल करने से। अब देखो ट्रोजन्स, इसका नाम ट्रोजन कैसे पड़ा? एक शहर था जिसका नाम था ट्रोय, का नाम था ट्रोय। और ये जो ट्रोय शहर था वो समुद्र के किनारे था, और इस शहर पर बहुत सारे राजाओं ने हमला किया, लेकिन कोई भी राजा इसको जीतने में सफल नहीं हो पाया। इसी क्रम में एक नया राजा आता है, वो कोशिश करता है इस पे हमला करने की, लेकिन 8-10 दिन की लड़ाई के बाद इस राजा को लग जाता है कि अपन यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब जाते हैं वहां से, तो एक बहुत बड़ा घोड़ा ना, ये मान लो एक घोड़ा है, बहुत बड़ा घोड़ा वहां पे छोड़ के चले जाते हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा ट्रोय शहर के बाहर छोड़ के चले जाते हैं, और वो समुद्र से उतने दूर चले जाते हैं कि ट्रोय वालों को दिखे नहीं। ठीक है, तो जैसे ही ट्रोय वालों सुबह उठ के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरी की पूरी सेना वहां से भाग चुकी है और सिर्फ एक घोड़ा पड़ा है लकड़ी का। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको सम्मान के साथ अपने शहर, अपने किले के अंदर ले आते हैं। ये किला है, इस किले के अंदर इस घोड़े को वो लोग ले आते हैं, और इस घोड़े के अंदर कम से कम 70-80 सैनिक बैठे रहते हैं, है ना। जैसे ही रात होती है, इन लोगों की पहले से प्लानिंग की हुई रहती है, ये लोग क्या करते हैं, रात को बाहर निकल के सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रोय शहर का गेट खोल देते हैं। फिर जो सेना दूर गई थी रात को वापस आ जाती है, और ये पूरे के पूरे ट्रोय शहर में घुस जाते हैं और ट्रोय शहर को जीत लिया जाता है। याद रखना ये है कि ट्रोजन्स क्या है, यूजर द्वारा डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए। अगला सवाल, स्पाईवेयर क्या है? बताओ देखिए, स्पाईवेयर क्या है? स्पाई का मतलब क्या होता है? स्पाई का मतलब होता है जासूसी। स्पाई का मतलब होता है, तो आपको बताना है स्पाईवेयर क्या है। ऐसा मेलवेयर जो यूजर की गतिविधियों पर क्या है, नजर रखता है, उसे क्या बोला जाता है? स्पाईवेयर। देखो स्पाईवेयर क्या करता है कि आपकी जितनी भी गतिविधियां या फिर एक्टिविटीज कर रहे हो, चाहे आप फोन में कर रहे हो, चाहे आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हो, इन सब की गतिविधियों की वो जासूसी करता है, और ये फिर किसी तीसरी पार्टी को उसके बाद में ये बेच देता है। ये जनरली खुद उस गतिविधियों का फायदा नहीं उठाता, ये तीसरी पार्टी को बेच देगा और उसके बदले वो पैसे ले लेता है। ये होता है स्पाईवेयर। अगला सवाल, एडवेयर सुना है क्या? एडवेयर, एडवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ देखिए, डेटा डिलीट करना, सिस्टम को तेज करना, विज्ञापन दिखाकर पैसा कमाना, या फिर फाइल इनक्रिप्ट करना। इसका काम है विज्ञापन दिखाकर पैसा कमाना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट, जैसे आप जितनी भी निजी वेबसाइट रहेगी उन पे आप जाओगे, तो ये मान लो आपका कोई भी पुराना पेपर है वहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है, और साइड में यहाँ पे कुछ विज्ञापन आते रहते हैं। देखेंगे कभी आपने, साइड में विज्ञापन आते रहते हैं, वो किसका उदाहरण है? एडवेयर का, है ना। इनके पर क्लिक के पैसे मिलते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे गए और एक क्लिक कर दिया, तो जो वेबसाइट का मालिक है उसे पैसे मिलेंगे कुछ, है ना, जैसे 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, ये इनकी रेट अलग अलग रहती है। इसे क्या बोला जाता है? एडवेयर बोला जाता है। ये जनरली खतरनाक नहीं रहते हैं, है ना, ये सिर्फ अनोइंग रहते हैं, आपको परेशान करते हैं ना। अगला सवाल, की लोगर क्या है? बताओ देखिए, की लोगर क्या है? इनमें से क्या होगा की लोगर? की का मतलब होता है बटन, जो आपकी कीबोर्ड के बटन होते हैं उन्हें की बोला जाता है लोगर। अब देखो, लोगर बना है लोग फाइल से। इसे बना है लोग फाइल से। लोग फाइल जो भी कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पे एक लोग फाइल बहुत फेमस चलती है। लोग फाइल का ये मतलब होता है कि आपने जितना भी काम किया है उसकी हिस्ट्री वहाँ पे रहती है। आपने पूरे दिन में जितना भी काम किया है, फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम किया है, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री इस किस में रहती है? लोग फाइल में रहती है। मान लो आपने क्या गलती की है, या फिर कहाँ पे आपने नई फाइल लाए हो, तो वो सारी की सारी हिस्ट्री किस में रहेगी? लोग फाइल में। लोग फाइल का मतलब ही होता है हिस्ट्री रखना। क्या मतलब होता है? हिस्ट्री रखना। कीलॉगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, आपकी कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। मान लो आप कीबोर्ड में जो कुछ भी लिख रहे हो, सारी की सारी वो क्या करता है, ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप जो भी बटन दबा रहे हो, इस बटन को एक फाइल में सेव कर लिया। जैसे आपने ए दबाया तो यहाँ पे ए लिख दिया, मान लो आपने 5 दबाया तो ये क्या कर दिया, 5। कीबोर्ड की सारी गतिविधियों को यह क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ये है कीलॉगर। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे आप ऑनलाइन काम करो, जैसे ये मैंने स्क्रीन छोड़ लिया एसबीआई बैंक का। जब भी आप ऑनलाइन काम करो, तो जो अपना कीबोर्ड है, चाहे फोन का कीबोर्ड है, चाहे जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आपको ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक कीबोर्ड आ गया, देख रहा है। इस कीबोर्ड से मेरे को यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखना है, फिर इस कीबोर्ड से मेरे को क्या लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और फिर यहाँ पे जो कैप्चा का ऑप्शन है, यहाँ पे कैप्चा लिखना है। अब देखो, इस वर्चुअल कीबोर्ड की खास बात ये रहती है कि जैसे मान लो इस पे मैंने एक बार क्लिक हटा के फिर वापस क्लिक किया, तो देखो ए मेरे को यहाँ पे वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है ए की जगह मेरे को यहाँ पे एस मिले, या फिर जेड मिले, या फिर वाई मिले, है ना। इसका जो नक्शा है वो लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसको ट्रेक करना ज्यादा मुश्किल है। तो ये आपके लिए अच्छी बात ये है कि जब भी आप यूज करो, किसको यूज करना है? ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करना है। अगला सवाल, मेलवेयर
कौन कौन से तरीकों से फैल सकता है? कौन कौन से तरीके हैं मेलवेयर के फैलने के? आपको ये बताना कि मेलवेयर के कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से मेलवेयर फैल सकता है। देखो, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंटरनेट से डाउनलोड करने पे मेलवेयर फैल सकता है, या फिर आपके पास स्पैम ईमेल है वो फैल सकता है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस का मतलब है आपके पास जो भी पेन ड्राइव है, या फिर आपके पास जो हार्ड डिस्क है, या फिर आप फ़ोन में यूज़ करते होंगे मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, मान लो आप अपना मेमोरी कार्ड अपने दोस्तों को दे रहे हो और दोस्त के फ़ोन में यदि वायरस है तो फिर आप उसी मेमोरी कार्ड को यदि आप अपने फ़ोन में लगाते हो तो बहुत बढ़िया चांस है कि आपके फ़ोन में भी वायरस आ जाएगा। फिर दूसरा है नेटवर्क के प्रसार, यदि नेटवर्क में वायरस होता है तो वो आपके नेटवर्क में भी आ सकता है। ये चारों के चारों कारण हैं मेलवेयर के फैलने के। अगला सवाल, निम्न में से मेलवेयर संक्रमण के लक्षण क्या है? मेलवेयर संक्रमण के क्या करने लक्षण क्या क्या है, ये आपको पता करना है। जैसे लक्षण का मतलब आप समझते हो ना, जैसे आपको सर्दी जुकाम होती है तो लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं ना, आपकी नाक बहनी स्टार्ट हो जाती है, आपके शरीर का तापमान है वो बढ़ने लग जाता है, आपको खांसी टाइप की आने लग जाती है ना, भूख वगैरह कम लगती है। उसी तरीके से आपको कैसे पता लगेगा कि आपके कंप्यूटर में मेलवेयर आ चुका है या फिर मेलवेयर का संक्रमण हो चुका है? ये सारे के सारे लक्षण है उसके, जिसे आपको पता लग जाएगा कि मेलवेयर आ चुका है आपके कंप्यूटर। देखो, बार बार पॉपअप विंडो ओपन होना। पॉपअप विंडो का ये मतलब है, मान लो ये आपका फोन की स्क्रीन है, कोई भी आपने खोल रखा है तो एक छोटी सी विंडो ओपन होगी और ये बार बार आपको बोलेगी कि इस वेबसाइट पे क्लिक करो। इसे क्या बोला जाता है? पॉपअप विंडो। यदि आपके फोन में बार बार पॉपअप विंडो आ रही है, इसका मतलब है आपके फोन में मेलवेयर आ चुका है। उसके बाद में देखो, वेब ब्राउजर का डिफॉल्ट होम पेज का बदलना। आपके वेब ब्राउजर में आपने कोई ना कोई डिफॉल्ट होम पेज रखा होगा, जैसे मैंने गूगल रख रखा है, बहुत सारे लोग अलग अलग भी रखते हैं। यदि आपका जो डिफॉल्ट होम पेज है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में मेलवेयर का संक्रमण हो चुका है। आपके ईमेल पर बड़े पैमाने पर ईमेल भेजे जाना, ये भी एक लक्षण है। कंप्यूटर का अचानक स्लो हो जाना, कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। आप कोई भी काम करोगे, कोई भी फाइल खोलोगे, उस फाइल को खुलने में 1 मिनट लग रहा है या फिर 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में मेलवेयर आ चुका है। अगला, स्टोरेज स्पेस में अचानक कमी आनी। मान लो मेरे पास जो कंप्यूटर है, मान लो उसके पास, उसमें मान लो 50 GB डेटा फ्री है आज, है ना। जब मैं सुबह उठूं तो ये देखूं कि उसमें 10 GB डेटा ही फ्री है, उसका मतलब स्टोरेज में अचानक कमी आना। आपके फोन में स्टोरेज होता होगा ना, स्टोरेज होता है, जो आप देखते होंगे ना कि इतनी फोटोज है या फिर इतना स्टोरेज अभी बाकी है, मेमोरी स्पेस कितना बचा है, उसमें यदि अचानक कमी आ रही है तो वो भी एक तरह का लक्षण है। तो आपको याद रखना है कि मेलवेयर के संक्रमण के लक्षण कौन कौन से हैं। अगला सवाल, पहला एंटीवायरस प्रोग्राम किसे माना जाता है? पहला एंटीवायरस प्रोग्राम किसे माना जाता है? रीपर को माना जाता है। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे अभी कि पहला वायरस कौन सा है? रीपर। क्या नाम है उसका? रीपर। इस वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? रीपर। क्या नाम था? रीपर। आपको याद रखना है, क्रीपर क्या है? पहला वायरस है। और रीपर क्या है? उसका एंटीवायरस है। रीपर को ऐसे याद रखना हो ना, रेप्टा मार दिया उसको ना, रीपर को रेप्टा मार दिया तो बग गया ना। ये एंटीवायरस है और ये क्या है? वायरस। दोनों पहले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी तकनीक, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग करके एंटीवायरस मेलवेयर को पहचानने में मदद करता है? किस तकनीक का उपयोग करता है मेलवेयर, ताकि उसे पता लग जाए कि सिस्टम में वायरस है या नहीं? तो ये सारी की सारी तकनीक है, आपकी बुक्स में दे रखी है, तो आपको सारी की सारी तकनीक एक याद करनी है, मतलब एक बार तो पढ़ना ही है ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाए। देखो, पांचों को पांच छह तकनीक का यूज करता है। एक है सिग्नेचर बेस, सिग्नेचर आधारित पहचान। एक होती है सैंडबॉक्स तकनीक। एक होती है ह्यूरिस्टिक तकनीक। एक होती है डेटा माइनिंग तकनीक और एक होती है रियल टाइम प्रोटेक्शन। ये पांचों की पांचों तकनीक है। तो कौन उपयोग में लेता है? एंटीवायरस, या फिर सॉरी, है ना, एंटीवायरस कौन उपयोग में लेता है? एंटीवायरस उपयोग में लेता है। इसको पहचानने में, मेलवेयर को मेलवेयर को पहचान। हाँ, तकनीक का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो कोई चोर है तो पुलिस वाले बहुत सारी तकनीक का उपयोग करते हैं आप पहचानने के लिए कि इनमें से चोर कौन सा। मान लो 10 लोगों को पकड़ा तो फिर वो बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि इनमें से चोर कौन सा ना। जैसे किसी के तो शक्ल से ही पता लग जाता है कि ये चोर है ना, या फिर उनको थोड़ा बहुत पीटते वीटते भी है। उसी तरीके से बहुत सारी तकनीक है जो एंटीवायरस यूज करता है मेलवेयर को पहचानने में। अगला सवाल, एचटीटीपीएस में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताओ, देखें, एचटीटीपीएस में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। किसका? इंक्रिप्शन का। इस एसएसएल का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। सॉकेट, देखो, एचटीटीपीएस का काम क्या है?
कहाँ पे इसको यूज में लेते हैं? वेब पेज स्थानांतरण, वेब पेज स्थानांतरण में इसका यूज होता है। अब देखो, वेब पेज स्थानांतरण का ये मतलब है कि मान लो आपने कोई भी वेब पेज की रिक्वेस्ट की, मान लो आप आरपीसी की वेबसाइट पे जाना चाहते हो, और यदि आपने एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल काम में लिया है तो क्या होगा, जैसे आपने रिक्वेस्ट की, आपके रिक्वेस्ट के जो भी डेटा रहेगा उसको इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने का ये मतलब है उस डेटा को किसी और लैंग्वेज में बदल देगा ताकि किसी और को समझ में नहीं आए, और फिर जो रिक्वेस्ट आएगी आपकी आरपीसी से उसको भी क्या करेगा, इनक्रिप्ट फॉर्म में लाएगा, और आपको यहाँ वेबसाइट में लाने के बाद उसको क्या कर देगा, वापस डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। और एचटीटीपीएस अपन ने पढ़ा था अभी पहले भी, एचटीटीपी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एचटीटीपी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सा है? एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर। अब देखो, जितनी भी एचटीटीपीएस आधारित वेबसाइट रहती है ना, उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कौन सा सर्टिफिकेट? डिजिटल एसएसएल, डिजिटल प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, इनकी आवश्यकता होती है। और एचटीटीपीएस वेबसाइट के आपके ब्राउजर पे देखोगे तो ऐसे लोग का निशान आपको मिलेगा। मान लो मेरे पास कोई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कि वो एचटीटीपीएस में रहे या फिर वो सिक्योर रहे, उसके लिए मेरे को एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। उस प्रमाण पत्र का नाम है एसएसएल डिजिटल प्रमाण पत्र। इसके लिए काम आता है, एचटीटीपीएस आधारित वेबसाइटों के लिए उपयोग में होता है। और हर एचटीटीपीएस वेबसाइट है उसके ऐसे आपको लो का निशान मिलेगा। अगला, फायरवॉल का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए करते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए, सिर्फ हार्डवेयर के लिए? इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे करेंगे, जबकि फायरवॉल का उपयोग दोनों जगह कर सकते हैं। अपन हार्डवेयर के लिए भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के लिए भी कर सकते हैं। फायरवॉल एक तरह की क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। अगला सवाल, नेटवर्किंग फायरवॉल कहाँ लगाया जाता है? बताओ। देखिए, नेटवर्किंग जो फायरवॉल है वो कहाँ पर लगाए जाते हैं? देखो, मान लो ये आपका गांव है, ये आपका गांव है, और आपका गांव बहुत सारे अन्य गांवों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे अन्य गांवों का जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या कर रखा है आपने, गार्ड बिठा रखे हैं ना, यहाँ पे भी गार्ड बिठा रखे हैं, वो ये पता करने के लिए कि कोई भी संदिग्ध आदमी या फिर चोर चोरक्का यहाँ पे आपके गांव में नहीं घुस पाए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल। क्या करता है, नेटवर्क और इंटरनेट के बीच लगता है। ये कहाँ पे लगता है? नेटवर्क और इंटरनेट के बीच लगता है। मान लो ये आपका गाँव में घर है ना, आपको इस गार्ड पे भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एक अपना खुद का पर्सनल गार्ड भी यहाँ पे रखते हो। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं होस्ट आधारित फेयरवेल। इसे क्या बोलते हैं? होस्ट आधारित फेयरवेल, फायरवॉल, सॉरी। देखो अगला सवाल, होस्ट फायरवॉल किसे सुरक्षा प्रदान करता है? पूरे नेटवर्क को, केवल सर्वर को, एकल कंप्यूटर या होस्ट को? तो किसको करता है? एकल कंप्यूटर को। जैसे ये गांव के बाहर जो गार्ड बैठा रहता है वो तो कौन सा रहेगा? नेटवर्क आधारित रहेगा। जो आपके अंदर का कंप्यूटर है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, इसके ऊपर यदि आपने वो लगा रखा है, फायरवॉल लगा रखा है, तो वो किस तरह का रहेगा? होस्ट फायरवॉल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? होस्ट फायरवॉल। ये सिर्फ किसी ना किसी एक कंप्यूटर पर भी काम करता है। अगला सवाल, कुकीज क्या होती है? इंपोर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। कुकीज क्या होती है? बताओ, कुकीज क्या होती है? कुकी छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है? छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताना है आपको कि कुकीज का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए इसको उपयोग में लेते हैं। कुकीज का मुख्य उपयोग है यूजर की जानकारी याद रखने के लिए। अब देखो, कुकीज का शाब्दिक अर्थ होता है बिस्किट। क्या मतलब होता है? कुकीज को बनाता कौन है? वेबसाइट बनाती है, वेबसाइट बनाती है, ठीक है। इसको रखती कहाँ है? रखती है अपने फोन में रखेगी या फिर अपने कंप्यूटर में रखेगी। देखो, कुकीज बनाता कौन है? वेबसाइट बनाएगी। काम किसका आएगा? वो वेबसाइट के काम आएगा, लेकिन वो रखा कहाँ जाएगा? वो अपने फोन में रखा जाएगा या फिर अपने कंप्यूटर में रखा जाएगा। अपना उस कुकीज से कोई भी काम नहीं है ना। कुकीज का ये मतलब होता है कि जो भी आप वेबसाइट पे जानकारी कर रहे हो या फिर जो भी आप सर्च कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करके रखता है। ये एक तरीके से छोटी टेक्स्ट फाइल होती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी कुकीज अस्थायी होती है? अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी। कौन सी कुकीज है वो अस्थायी होती है? बताओ, देखिए इनमें से कौन सी होती है? वो होती है सेशन कुकीज। देखो, सेशन कुकीज का ये मतलब है, मान लो आप फेसबुक चला रहे हो और फेसबुक आप उस पर चला, वेबसाइट पे चला रहे हो ना, वेबसाइट पे आपने फेसबुक ओपन किया, अपने यूजर नेम आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के फेसबुक चला रहे हो। उसके बाद में आपको काम हो गया, आपने बंद कर दिया ब्राउजर और कहीं पे निकल गए, फिर वापस 1 घंटे बाद आए और फिर यदि आपने वो ब्राउजर फेसबुक ओपन किया है तो आपको अपनी आईडी खुली हुई मिलेगी, ठीक है। मान लो उसी तरीके से, मान लो आप एसबीआई का कोई भी नेट बैंकिंग का काम कर रहे हो, है ना, एसबीआई की आपने अकाउंट खोल रखा है, उसमें ब्राउजर में खोल रखा है, फिर आपके कोई काम हो गया, आप 10 मिनट के लिए गए, फिर वापस आए, तो इतने में क्या हो जाता है? सेशन एक्सपायर हो जाता है। सेशन एक्सपायर होने का मतलब ये है कि आपको वापस से यूजर नेम और पासवर्ड डालने पड़ेंगे, है ना। उसको बोलते हैं अस्थायी कुकीज। कौन सी होती है वो? उनको बोलते हैं अपन सेशन कुकीज। इनको क्या बोला जाता है? सेशन कुकीज बोला जाता है। अगला सवाल, हैकर्स किसे कहते हैं?
हैकर्स किसे कहते हैं? आपको ये बताना है हैकर्स किसे कहते हैं? कंप्यूटर चलाने वाले को, इंटरनेट उपयोगकर्ता को किसे बोलते हैं? बिना अनुमति के सिस्टम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हैकर्स कहलाता है। हैकर्स पे और भी हैं सवाल। निम्न में से कौन सा हैकर का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा हैकर का प्रकार नहीं है? आपको ये बताना है। 3 प्रकार के तो हैकर हैं, इनमें से एक हैकर का प्रकार नहीं है। कौन सा है? पिंक हेड्स। पिंक हेड्स। अब देखो यहाँ पे हेड्स लिखा है। हेड का मतलब होता है टोपी। और टोपी भी वो वाली गोल गोल टोपी देखी ना, उसके जो छाजा रहता है वो चारों तरफ रहता है, जो एम्पायर लोग पहले पहनते थे ना, उसे क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है ना। अब देखो व्हाइट हेड का मतलब है कि व्हाइट टोपी पहने हुए रहेगा ना, वो हैकर का प्रकार है। दूसरा होता है ब्लैक हेड्स और तीसरा होता है ग्रे हेड्स। व्हाइट, इसको एथिकल हैकर भी बोला जाता है। एथिकल का मतलब है नैतिक। क्या मतलब है? नैतिक। अब देखो जो व्हाइट हेड्स हैकर रहते हैं वो अच्छा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अच्छा या फिर नैतिक काम करते हैं ना, इसलिए उन्हें एथिकल हैकर भी बोला जाता है। जो ब्लैक टोपी वाले रहेंगे, ब्लैक हेड्स वाले रहेंगे, उन्हें दूसरा नाम है उसका क्रेकर। क्या बोला जाता है? क्रेकर। ये बुरे काम करते हैं। ये क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं, मतलब गलत काम करते हैं ना। तीसरे होते हैं ग्रे। ये दोनों का मिक्स होता है, ब्लैक और व्हाइट। इनके मूड पे डिपेंड है। यदि आज मूड अच्छा है तो अच्छा काम करेंगे, मूड खराब है तो गलत काम करेंगे। अब देखो मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट में कोई कमी रह गई है ना, और मान लो आप जितने भी लोग देख रहे हो वो एक प्रकार के व्हाइट हेड से करो, तो आप लोग क्या करोगे? जैसे ही आपको कमी पता लगेगी आप मेरे को सूचित करोगे कि सर आपकी वेबसाइट में ये कमी है ना। तो ये आप किस प्रकार के करोगे? व्हाइट है करोगे। मान लो आप ब्लैक है करो तो आप क्या करोगे? उस कमी का फायदा उठाओगे, मेरी वेबसाइट से डेटा चोरी करोगे या फिर कुछ उठपटांग हरकत करोगे, तो आप किस प्रकार के करोगे? ब्लैक हैकर्स। ये जो व्हाइट है ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, है ना। गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके लिए काम करते हैं ना। जो ब्लैक हैकर्स होते हैं ये एलीगल काम करते हैं ना, अनैतिक काम करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के हैकर्स होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एथिकल हैकर है? अभी बताया था। निम्न में से कौन सा एथिकल हैकर है? व्हाइट हैट हैकर्स एथिकल। इसको नैतिक हैकर भी बोला जाता है। अगला सवाल, इंट्रूशन का क्या अर्थ है? ये आपकी बुक्स में एक टॉपिक था इंट्रूशन। आपको ये बताना है कि इंट्रूशन का अर्थ क्या है? सिस्टम बंद करना, बिना अनुमति के सिस्टम या नेटवर्क में प्रवेश करना, उसको क्या बोला जाता है? इंट्रूशन बोला जाता है। अगला सवाल, स्नोपिंग का अर्थ क्या है? आपको ये बताना है कि स्नोपिंग स्नोपिंग का क्या अर्थ है? डेटा डिलीट करना, बिना अनुमति की जानकारी को चुपचाप देखना या पढ़ना, इसको बोला जाता है स्नोपिंग। आप लोगों ने स्नोपिंग की है क्या? की होगी ना कभी, है ना। मान लो कोई रूम में 2-3 जने या फिर 2 जने बात कर रहे हैं, तो बाहर से कान लगा के सुनना, तो क्या बोला जाता है? स्नोपिंग बोला जाता है। उसके बाद में अगला देखो, स्नोपिंग से दूसरा होता है जिसे अपन ईज ड्रॉपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईज ड्रॉपिंग बोलते हैं। अब देखो स्नोपिंग और ईज ड्रॉपिंग में क्या फर्क है? देखो ईज ड्रॉपिंग किसे बोलते हैं? 2 जने बात कर रहे हैं, ये लड़का और लड़की बात करें, इस बंदे ने बीच से एक कनेक्शन लेके इन दोनों की बात सुन रहा है, तो क्या बोलते हैं? ईज ड्रॉपिंग बोलते हैं। जो ईज ड्रॉपिंग होती है वो रियल टाइम में होती है। रियल टाइम का ये मतलब है कि जिस समय बात हो रही होती है उस समय ये होती है। जबकि स्नोपिंग में ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई भी डेटा जा रहा है, या फिर मान लो एक लड़का और लड़की किसी को लेटर दे रहा है ना, तो स्नोपिंग में क्या करेगा? कोई आदमी आएगा, उस लेटर की फोटोकॉपी करा के वापस लेटर को वहीं पे रख देगा, है ना, ताकि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि लेटर की चोरी हुई। फिर उसको लेटर को आराम से पढ़ेगा ना, बाद में पढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, ये एक प्रकार की चोरी ही है ना। अगला सवाल, अब 2-3 जितने भी टॉपिक हैं, कुल मिला के मैंने 3 टॉपिक अलग से लिए हैं, हाँ, जो मुझे लगता है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये एसक्यूएल का पीछे आपके क्वेश्चन आ रखा है, तो इनसे भी क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगला देखो, स्टैक किसे बोलते हैं? स्टैक किसे बोला जाता है? स्टैक एक प्रकार की डेटा संरचना है। अब देखो संरचना का क्या मतलब है? देखो ये यहाँ पे संरचना बना रखी है, एक गिलास है, एक जग है यहाँ पे, और एक यहाँ पे बोतल है। इसमें पानी डालने के लिए 3 अलग अलग संरचना बना रखी है ना। डेटा संरचना का ये मतलब है कि डेटा डालने के लिए अपन जो जो अलग अलग संरचना का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेटा संरचना। तो स्टैक क्या है? स्टैक एक प्रकार का डेटा संरचना है। अब देखो ये यहाँ पे थालियां पड़ी हैं, ये किसमें? स्टैक। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसे क्या बोला जाता है? स्टैक। जैसे यहाँ पे बुक्स पड़ी है, एक के ऊपर एक बुक्स पड़ी है, इन्हें क्या बोला जाता है? स्टैक बोला जाता है। अगला अब देखो ये मेरे पास स्टैक है, और डेटा को ऐसे रखूंगा, यहाँ पे जो आएगा एक डेटा आ जाएगा, उसके बाद में अगला डेटा, उसके बाद में अगला, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? स्टैक बन जाएगा। ठीक है, ये डेटा के डालने को पुश ऑपरेशन बोला जाता है। कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है? पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का ये मतलब है जो भी डेटा को डाले उसे क्या बोला जाता है? पुश। और यदि मैं डेटा को बाहर निकालूं तो क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है। सबसे खास बात स्टैक में ये होती है कि
डेटा आएगा, मान लो मेरे को नया डेटा जोड़ना है तो कहाँ पे जोड़ूंगा, सबसे ऊपर जोड़ूंगा, टॉप पे। और डेटा निकालूंगा तो डेटा भी कहाँ से निकालूंगा, सबसे टॉप पे निकालूंगा। जैसे आप लोग शादियों में नहीं देखते क्या, शादियों में जो थाली का जो रहता है ना, जहाँ पे थालियां पड़ी रहती है, वहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली थाली उठाते हैं और एक आदमी रहता है जो नई नई थालियां लाके वहाँ पे रखता है। वो किस सिद्धांत का काम करता है, किस तरीके से काम करता है, स्टेक पे काम करता है। अगला, स्टेक किस सिद्धांत पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टेक किस सिद्धांत पे काम करता है, फीफो, लिफो, आप बताओ देंगे किस पे करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, लिफो पे काम करता है। लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन, इनका मतलब होता है अंदर आ रहा है, जो लास्ट में अंदर आ रहा है, लास्ट में अंदर आ रहा है वो सबसे पहले जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। ये स्टेक है, स्टेक में आप डेटा डालो, जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे ऊपर रखा जाएगा, और सबसे पहले कौन निकलेगा, जो सबसे ऊपर पड़ा है। तो ये याद रखना है, स्टेक के सिद्धांत पे काम करता है, लिफो पे काम करता है। देखो इससे आप के बाद में क्या आता है, एल, किस पे काम करेगा, लिफो पे काम करेगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, स्टेक में डेटा किस क्रम में निकाला जाता है, पहले डाला गया पहले निकलेगा, बीच में डाला गया निकलेगा, आखिरी डाला गया पहले निकलेगा। किस क्रम में डेटा निकलता है, जो डेटा आपके सबसे लास्ट में आप डालते हो वो सबसे पहले निकलता है स्टेक में। अगला सवाल, स्टेक में नया तत्व जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, कोई भी नया तत्व आप जोड़ रहे हो उसमें, उस तत्व को जोड़ने को क्या बोला जाता है, पुश बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना, पोप किसे बोलते हैं, डेटा को हटाने को पोप बोला जाता है। ठीक है, पीक का मतलब क्या होता है, जो सबसे टॉप का डेटा, सबसे ऊपर का डेटा, टॉप का डेटा, उसे क्या बोला जाता है, पीक बोला जाता है। अगला, स्टेक ओवरफ्लो की स्थिति क्या होती है, जब स्टेक भर जाने के बाद पुश किया जाए उसे ओवरफ्लो बोलते हैं। देखो ओवरफ्लो का ये मतलब है, जैसे आप पानी की बाल्टी है ना, पानी की बाल्टी पूरी भर जाए और उसमें यदि अपन और पानी डालना चाहें तो क्या होगी, ओवरफ्लो होगी, उसे क्या बोला जाता है, ओवरफ्लो। एक होता है अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का ये मतलब होता है कि पूरी बाल्टी खाली है, उस खाली बाल्टी में से यदि अपन पानी निकालना चाहिए तो उसे क्या बोला जाता है, अंडरफ्लो बोला जाता है। ओवरफ्लो की क्या बोला है, जब स्टेक पूरी तरीके से भर जाए और उसमें अपन पुश करें, पुश का करने का मतलब है नया जोड़े, नया डेटा जोड़े, बाल्टी पूरी भरी हुई है या फिर स्टेक पूरा भरा हुआ है, उसके बाद में यदि आपको नया डेटा जोड़ते हो तो उसे क्या बोला जाता है, ओवरफ्लो बोला जाता है। उसके बाद में देखो, एक है स्टेक और एक है आपके पास क्यू। देखो क्यू का मतलब होता है पंक्ति, क्यू का क्या मतलब होता है, पंक्ति। ये इस तरीके से पंक्ति रहती है और डेटा ऐसे बैठेगा। स्टेक में डेटा कैसे बैठ रहा था, वन बाई वन, एक के ऊपर एक डेटा बैठ रहा था, है ना। यदि आपको डेटा जोड़ना है तो सबसे ऊपर जोड़ो और डेटा निकालना है तो सबसे ऊपर से निकालो। इसी तरीके से दूसरी क्या होती है, क्यू होती है। उसमें देखो दो सिरे रहते हैं, फ्रंट का मतलब होता है आगे का सिरा, रेयर का मतलब होता है पीछे का सिरा। ठीक है, अब देखो, जो भी अपन जोड़ेंगे डेटा को, जो भी जोड़ेंगे डेटा को, नया डेटा को जोड़ना है तो कहां से जोड़ेंगे, पीछे के सिरे से अपन जोड़ेंगे ना। और डेटा को कहां से निकालेंगे, पीछे के आगे के सिरे से निकालेंगे। पंक्ति का मतलब समझते हो ना, जैसे लाइन लगी है ना, खाने की लाइन लगती है, बहुत सारे लोग लाइन में रहते हैं, जो आदमी पहले आएगा उसी को पहले मिलेगा, उसके बाद में लाइन आगे बढ़ती जाती है, उसी तरीके से ये क्यू होती है। अगला सवाल, क्यू किस सिद्धांत पे काम करती है, आपको बताना है कि क्यू किस सिद्धांत पर काम करती है। क्यू फीफो पे काम करती है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, जबकि स्टेक किस पे काम कर रही थी, लिफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आ रहा था वो पहले जा रहा था। अगला सवाल, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, बताओ देखिए, एसक्यूएल, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या नाम है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगला सवाल, एसक्यूएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एसक्यूएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। इसके लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इनको एक बार तो कम से कम आपको पढ़ ही लेना है, या फिर एक बार तो इनको देख ही लेना है। अगला सवाल, एसक्यूएल में प्राइमरी की का क्या कार्य है। एसक्यूएल में एक होती है प्राइमरी की, उसका काम क्या है ये पूछा गया ना। उसका काम है रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। देखो प्राइमरी की क्या होती है, मान लो एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं ना, तो मुझे हर बच्चे को मतलब एक नाम से बुलाना है ना। उसके लिए ऐसा हो सकता है कि क्लास में एक नाम के बहुत सारे बच्चे, जैसे अनिल नाम की क्लास में 5 बच्चे हैं, या फिर पूजा नाम की क्लास में 3 लड़के हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रोल नंबर देते हैं, सबको अलग अलग रोल नंबर देते हैं। जैसे मैंने रोल नंबर बोला है 5, जो जिसका भी रोल नंबर 5 होगा वो मेरे पास आ जाएगा। उसी तरीके से प्राइमरी की का ये मतलब होता है कि वो एलिमेंट जिसको मैं बोलूँ तो टेबल में से वही डेटा बाहर आए, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोला जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग डेटा को हटाने के लिए करते हैं। इनमें से कौन सी कमांड को डेटा को हटाने के लिए करते हैं, बताना है। हटाने का मतलब होता है डिलीट करना। कौन सी कमांड है, ड्रॉप कमांड। कौन सी कमांड है आपको, ड्रॉप कमांड।
ठीक है, अब देखो क्रिएट का मतलब होता है बनाना, आप टेबल बनाने के लिए क्रिएट कमांड यूज में लोगे। फिर इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ने के लिए, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ने के लिए। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदलने के लिए, मतलब जो चीज पहले से है उसको यदि आपको बदलना है, पहले से डेटा इंसर्ट करके उसको बदलना है तो कौन सी कमांड यूज में लोगे, अल्टर। और ड्रॉप का मतलब होता है हटाना, डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज में लोगे, अल्टर सॉरी ड्रॉप। निम्न में से सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, बताओ। देखिए इनमें से सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, सबसे छोटा नेटवर्क है पेन। पेन से बड़ा क्या होता है, लेन। लेन से बड़ा क्या होता है, मेन। और मेन से बड़ा क्या होता है, मेन। तो इंटरनेट किसका पार्ट है, पेन का पार्ट है ना। पेन में क्या आएगा, ब्लूटूथ आएगा आपके पास, ठीक है। लेन में क्या आएगा आपके पास, वाईफाई आएगा, ठीक है। मेन में क्या आएगा आपके पास, वाईमैक्स आएगा। वाईमैक्स सुना है क्या आप लोगों ने, ये वाईफाई की तरह होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वाईमैक्स बोलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों को जो भी 12th के जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल गए हैं। उसके बाद में एक मैराथन क्लास आपकी होगी 1-2 दिन में। उसका लगभग सारा कंटेंट तैयार हो गया है। जितनी भी अभी तक अपन ने पढ़ा है, छठी से लेकर 12वीं क्लास तक जितना भी अपन ने पढ़ा है, वो सब के सब आपको कंटेंट एक क्लास में मिलेगा और टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे इंटरनेट के एक जगह सवाल मिल जाएंगे आपको, नेटवर्किंग के एक जगह पे मिल जाएंगे, डेटा संचार के एक जगह पे मिल जाएंगे, या फिर मेलवेयर वगैरह के भी एक जगह मिल जाएंगे। तो ये मैंने क्लास प्लान की है, वो क्लास आपको या तो कल मिल जाएगी या फिर परसों मिल जाएगी, वो थोड़ी बड़ी क्लास होगी। एक चीज़ और, हाँ, बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट है कि सर जो जितने भी पुराने सवाल हैं जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं वो भी हम लोगों को कवर कराएं। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसके लिए भी आपको एक मैराथन मिले, जिसमें आपको अपनी एग्जाम, राजस्थान में जितनी भी एग्जाम हुई है पिछले 5-4 साल में जिसमें कंप्यूटर से सवाल पूछे गए, वो सारे आपके सवाल कवर कराने के। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ऐसी उम्मीद है कि आप लोग 2026 में सफल होंगे, जो इस लगन से आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा 2026 में। और यदि आपको सही में लग रहा है वीडियो अच्छा है तो आप कमेंट तो कर ही दिया करो, वो आपका फर्ज है, मतलब 2 सेकंड लगता है उसमें, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।